हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? अच्छे हो गए? सब मज़े में हो गए? तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के ऑल एग्जाम्पलर और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो आज डन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ को आपको लेके आपके साथ में बैठना है, ठीक है। तो पहले तो आपको एक नोटबुक अपने साथ ले लेना है। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं ऑल फॉर्मूला का एक लिस्ट आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में देखते देखते ये फॉर्मूला भी लर्न करने हैं, याद भी रखने और लिख भी लेना है, ठीक है। एक अच्छी सी नोटबुक रेडी कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखूंगा उसका डिनोशन फुल नेम भी बताऊंगा, वो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस डेटा में देंगे तो आपको वो पहचानना आना चाहिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय एक्सेल। तो सबके डिनोशन भी याद रखने हैं। तो आई होप सो आज चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। और आप सबको मालूम है कि इस चैप्टर का वेटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में भी अच्छा खासा रहता है। तो आपका डेफिनेटली बच्चों आज श्योर ये चैप्टर के ऑल न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। फिनिक्स के साथ जुड़े रहो और देखते रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से याद रहने चाहिए। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ लिखते भी जाना है। तो यहाँ पे बच्चों पहले करंट और वोल्टेज का यहाँ पे मैक्सिमम और आरएमएस का रिलेशन होता है, वो आपने थियरी में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे करंट मतलब हम मस्ती मस्ती में बोलते हैं रमेश मतलब आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। तो आई आरएमएस का रिलेशन मैक्सिमम करंट के साथ ऐसा है, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई एम बाई अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेम हम वोल्टेज का भी रिलेशन लिख सकते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी एम बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पावर के फॉर्मूला, तो आप सबने पावर के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर का इक्वेशन डिराइव किया होगा। तो पहला जो फॉर्मूला है पावर का वो V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V रमेश इंटू आई आर एम एस, ठीक है। बस आई आर एम एस के फॉर्म में हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया हुआ है। उसके साथ पावर का दूसरा सबको फॉर्मूला मालूम है, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। एक न्यूमेरिकल ऐसा भी आएगा कि उसमें पावर का ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूला, तो पावर के 3 फॉर्मूला मैंने लिख लिए हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर और आई स्क्वायर आर। और ओरिजिनल में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे बच्चों, तो यहाँ पे वी आई और कॉस फाई भी आएगा, पावर फैक्टर भी डिनोट करना पड़ेगा। तो जो एक पावर फैक्टर, तो कॉस फाई जिसको हम पहले तो पता होना चाहिए कि ये किसका डिनोशन है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला है तो कॉस फाई को सर कैसे ढूंढेंगे, तो कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। आप सबको अच्छे से मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो आज से याद रख लेना। अब ये सब फॉर्मूला जो आपके दिमाग में छप गए तो धड़ाधड़ आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये कॉस फाई का हो गया, पावर का हो गया। उसके बाद इस चैप्टर के मेन 3 ही बेसिकली हम डिवाइड करें तो इसमें 3 ही टॉपिक है, आर एल और सी। आर बोले तो बच्चों उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको याद भी रखना है, रेजिस्टेंस। दूसरा होता है सबको मालूम है एल मतलब इंडक्टर। और तीसरा होता है सी बोले तो कैपेसिटर, और तीनों को साथ में मिला दे तो LCR, और LCR में हम सीरीज का कंसेप्ट देखने वाले, तो सीरीज सर्किट देखेंगे, ठीक है। तो इनके फॉर्मूला आएंगे और उसका कंपैरिजन भी आपको याद रखना है कि जब रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल आ रहा है तो ये फॉर्मूला, इंडक्टर का आ रहा है तो एल का फॉर्मूला, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखने रहोगे, ठीक है। तो चलो,
तो पहले तो रेजिस्टेंस का सर्किट है, तो रेजिस्टेंस को तो आपको अल्टरनेटिंग है, तो उसका जो मतलब जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हो तो उसको यहाँ से एसी सप्लाई, इट इज डिनोटेड बाय आर। इंडक्टर है तो इंडक्टर का सिंबल, बाहर से हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ उसको कनेक्ट कर लिया। कैपेसिटर को बाहर से अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दिया, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, और 3 यार को सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हो तो एल सी और रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर, और उसको बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं एसी सोर्स के साथ। ठीक है, तो एल सी और आर हो गया। चलो तो आगे बढ़े, फॉर्मूला इसके लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तीनों का ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ में यहाँ पे सबको मालूम ही होता है ना कि जब करंट I इज इक्वल टू क्या लिखना होता है, V बाय आर। जब ओनली रेजिस्टेंस बोला है, एग्जाम्पलर के अंदर ओनली रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे डिनोमीटर में I इज इक्वल टू V बाय आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। पर जब इंडक्टर का न्यूमेरिकल आता है ना तो I इज इक्वल टू यहाँ पे, और दूसरी बात भी ध्यान रखना है, जो आप RMS करंट ढूंढ रहे हो ना तो कंपलसरी उसमें बाजू में वोल्टेज की वैल्यू भी RMS ही होनी चाहिए। यहाँ पे IM लिखा है, मैक्सिमम करंट ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे भी VM ही होना चाहिए। वैसे यहाँ पे देखो तो इंडक्टिव सर्किट है हमारी, तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर यहाँ पे IRMS ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे VRMS और इंडक्टर का आप लिख लोगे XL। ठीक है, तो सर ये क्या लिखा है XL? तो बच्चों इंडक्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इंडक्टिव सर्किट का जो रेजिस्टेंस के तौर पे हम बोलते हैं XL, मतलब वो एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है कि जो करंट का अपोज करने वाला है। तो XL को फुल नाम से डिनोट करें तो इंडक्टिव मतलब L और X मतलब रिएक्टेंस। तो XL का नाम भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल देखोगे तो उसमें बोले कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 5 ओम दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वैल्यू किसकी दी हुई है, XL की दी हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे बाय XC, XL की जगह क्या आ गया, XC। तो XC को भी फुल नेम से डिनोट करें तो उसको बोलते, यहाँ पे L का इंडक्टिव, यहाँ पे C का कैपेसिटिव और X का रिएक्टेंस, तो ये क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अभी 3 यार साथ में आ गए तो यहाँ पे IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय Z, इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो Z को डिनोट करते हैं इम्पीडेंस, क्योंकि इन सर्किट में XL भी होगा, XC भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, अभी बच्चों आपको XL ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, तो XL का अपना खुद का एक फॉर्मूला भी है, XL इज इक्वल टू, ये सब आपने थियरी में देखा ही होगा, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा L, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई L, 2 पाई F, ओमेगा की जगह 2 पाई F और L तो जो हमारा इंडक्टर है उसकी वैल्यू। और यूनिट भी याद रखना है, ये यूनिट मतलब XL मतलब इंडक्टिव सर्किट का हम रेजिस्टेंस ऐसा वर्ड भी बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। ठीक है, वैसे ही XC का जो फॉर्मूला होता है जरा ध्यान से देखना, XL और ओमेगा L प्रोपोर्शनलिटी में चलते हैं, पर यहाँ पे XC और 1 और जो उसका फॉर्मूला है मतलब ओमेगा L प्रोपोर्शनल में, पर यहाँ पे ओमेगा C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में इसका इसमें कनेक्शन लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल करने से पहले ऑल फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान से देख लो, पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, उसके बाद ही इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करोगे तो अब देखोगे अभी धड़ाधड़ ऑल सॉल्व हो जाएंगे।
तो XC इज इक्वल टू 1/ω/c। और ये न्यूमेरिकल करने का बेनिफिट भी बच्चों बहुत सारा है। MCQ भी सॉल्व करोगे तो ये न्यूमेरिकल जो आपके दिमाग में सेट है प्रोसेस के साथ, तो ऑल MCQ इस चैप्टर के आराम से डन हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी नहीं। तो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πfc, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पीडेंस ढूंढना है ना, तो Z का जो फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इम्पीडेंस ढूंढना, इम्पीडेंस मतलब इसमें तीनों के तीनों कंपोनेंट यहाँ पे है, तो इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस प्लस स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उसका जो यूनिट होगा तो सिंपल है, क्या होने वाला है, ओम्स। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि आपको कंपैरिजन भी क्लियर कट हो जाए, ठीक है। जब इंडक्टर का पूछा है, करंट ढूंढना है, तो यहाँ पे डिनोमीटर में XL, यहाँ पे कैपेसिटर है तो XC, तीनों यार साथ में है, तो इम्पीडेंस Z का यहाँ पे डिनोशन लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद MCQ का भी थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर ही कर लेते हैं हम साथ में। तो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट इन सेम फेज में रहते हैं, सेम फेज में ही रहते हैं, ठीक है। इंडक्टर में वोल्टेज से करंट, वोल्टेज को रेफरेंस में लिया हुआ, तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा, मतलब लेग चलेगा। कैसे चलेगा, लेग, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज से करंट, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री कैसे चलेगा, आगे चलेगा, मतलब लीड चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज तीनों के तीनों यार है, तो यहाँ पे तो आपके बीच वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होगा उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। मतलब मैं बताऊँ कि वोल्टेज को रेफरेंस में लिया तो करंट आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो 5 डिग्री है, तो ये जो फाई होता है मतलब एक्जेक्टली 90 डिग्री आगे भी नहीं हो सकता, पीछे। जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो डेफिनेटली वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या होने वाला है, लेग ही होने वाला है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे ही होने वाला है। बट तीनों यार साथ में कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड रहेगा कि वोल्टेज से करंट कितना आगे भी रहेगा, का तो पीछे रहेगा, कितना आगे रहेगा। तो उस टाइम पे आपको फेज एंगल ढूंढने के लिए बोले तो फाई को पहले तो किससे डिनोट करेंगे, तो फाई का नाम होता है, वो याद रखना, एक न्यूमेरिकल में आएगा बच्चा, फेज एंगल ढूंढने के लिए बोलेंगे आपको। तो फेज एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फेज एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा होता है, tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय XC माइनस XL बाय, यहाँ पे आप लिखोगे R और फाई को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो XC माइनस फाई को सब्जेक्ट बनाओगे तो tan इनवर्स, तो tan इससे आ जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R, ठीक है। हो गया बच्चा, तो ध्यान से डन। आगे बढ़े, तो इतने फॉर्मूला जल्दी से, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। मैं साइड पे थोड़ा निकल जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। सब फॉर्मूला को अच्छे से याद रखने, अभी भी फॉर्मूला है, अभी ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे, नेक्स्ट आगे चलो, अभी उसके बाद 3 की बात हो गई, बाकी ये होता है बेटा हमारा रेजोनेंस का कंटेंट। तो रेजोनेंस के अंदर पहले तो आपको रेजोनेंस के अंदर आपको याद रखना है कि रेजोनेंस के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को ही बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, सेम हो जाती है। और उस टाइम पे Z की जो वैल्यू होती है तो वो इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। अभी कंपोनेंट के अंदर 3 में से ओनली रेजिस्टेंस ही बचा, तो उस टाइम पे हमको जो करंट मिलेगा वो करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की ये 3 कंडीशन याद रखनी है बच्चों, ये MCQ में भी आ सकता है।
MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो XL इज इक्वल टू XC, Z इज इक्वल टू I और I मैक्स। उसके साथ हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछे गए, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे गए। तो ओमेगा नॉट का मतलब होता है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला रहेगा 1/√LC, और जो एफ नॉट होता है उसका फॉर्मूला सिंपल है, ओमेगा नॉट की जगह 2π नॉट लिख सकते हैं, 2π डिनोमीटर में जाएगा तो 2π√LC। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको। रेजोनेंस वाला भी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल रहेगा, हमारे सामने आएगा, तो उस टाइम पे कंडीशन को याद रखना है। और साथ में एक न्यूमेरिकल में आपको ओमेगा नॉट, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और आपको पर्टिकुलर इतना ही पूछे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। ठीक है, चलो तो ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूमेरिकल के अंदर नीड रहेंगे। तो इतने फॉर्मूला आप आराम से याद रखो, पढ़ो, समझो। उसके बाद आप चैप्टर को, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ऑल जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो आराम से सॉल्व होते जाएंगे। और साथ में यहाँ पे डेटा भी डिनोट करना आना चाहिए। तो पहले देखो यहाँ पे क्या क्या बोलते जाते हैं और हम समझते जाते हैं, आराम से करेंगे पर बढ़िया करेंगे। लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट। तो मतलब बच्चों आपको डिनोट करना आना चाहिए। तो पहले पावर की वैल्यू दे दी, पावर की वैल्यू दे दी, कितना दे दिया 100 वाट। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट। तो हम वोल्टेज बोलेंगे, तो बच्चों याद रखना है यहाँ पे 220 वोल्ट, हमारे घर पे भी 220 वोल्ट आता है। तो हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है ना, तो वो VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वाला वोल्टेज आता है। ठीक है, और वो एग्जाम में आपको याद रखना है कि जो आपको मैक्सिमम वोल्टेज बोलेंगे ना, तो वो आगे लिख के देंगे कि भाई वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, पीक वोल्टेज है, ऐसा वर्ड देंगे, पर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको उसको VRMS कंसीडर करना रहेगा। और बेसिकली VRMS की वैल्यू 220 वही होती है, 220 230 वैसे ही वैल्यू होती है। तो मतलब ये VRMS हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आपको इतना याद रखना है कि डेटा में कुछ वोल्टेज को नहीं लिखा है, तो आपको उसको कंसीडर कौन सा करना है, VRMS। तो वोल्टेज दे दिया। तो पहले क्या बोला है, चलो ध्यान से देखते हैं। तो पहले बोला हमको फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, आराम से मिल जाएगा। R ढूंढना है, तो जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे खत्म हो जाएगा। तो पावर का मैंने आगे अभी फॉर्मूला दिखाया था, याद करो। पावर का यहाँ पे V²/R, याद आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे, और पावर में वोल्टेज यहाँ पे वो भी आपको ध्यान रखना है कि पावर का जब भी फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो वहाँ पे वोल्टेज है कि करंट है, वो VRMS ही आपको लेना है। ठीक है, तो VRMS, तो VRMS की वैल्यू यहाँ पे है 220², और R की वैल्यू बच्चों हमको ढूंढना है। ठीक है, तो पहले तो R को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। तो R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P हो गया। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू कितना है, 220 का स्क्वायर, और P की वैल्यू कितना है, 100 है। तो आप कैलसिस से इसका आंसर आप लाओगे। ठीक है, मैं भी यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ, तो कैलसी वर्क करो। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, 484, और इसका यूनिट रहेगा ओहम। कैलसी से आराम से इतना तो कर सकते हो ना, 220 का स्क्वायर 2 बार 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइड बाय 100, तो 484 आपको आंसर मिल गया। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है देखते हैं। बी पार्ट के अंदर द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो हमको VM ढूंढने के लिए बोला है। एंड ओके, पहले B ढूंढ लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो VM ढूंढना है, तो बच्चों VRMS इज इक्वल टू, आगे ही फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद रख के बैठो। तो VRMS इज इक्वल टू VM/√2 होता है, सबको मालूम है। अभी आपको VM ढूंढना है ना,
कई साल मैंने देखा भी है, बच्चे गलती से ऐसा लिखते हैं VM इज इक्वल टू VRMS बाई √2, है ना, आपने एग्जाम में ऐसी गलती की हुई है ना, तो वो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के तौर पे पहले मेन फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद सब्जेक्ट आराम से बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। VRMS इज इक्वल टू VM बाई √2 ये गलत है। अभी आपको ढूंढना क्या है, VM, तो VM को सब्जेक्ट बनाओ तो √2 मल्टीप्लाई बाई VRMS, ठीक है। तो √2 और VRMS की वैल्यू, ठीक है, आपके पास है 220, √2 कैल्शियम में आपको सबको मालूम 141, ठीक है, 220 वोल्ट। तो VM की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो देखते हैं। तो VM की वैल्यू यहाँ पे जो आप करोगे तो 311 वोल्ट, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे बस अभी कैल्शियम वर्क करना है, आंसर आपको लाना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, उसका रीज़न है थोड़ा टाइम हमारा सेव हो, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोरिंग हो जाओगे और उसको देखना ही बंद कर दोगे, ठीक है। तो इतना तो कैल्शियम वर्क तो आप कर ही सकते हो। चलो आगे बढ़े। सी एंड द RMS करंट थ्रू द बल्ब, मतलब IRMS ढूंढना है, IRMS। और यहाँ पे भी आप सबको मालूम है प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो IRMS सिंपल, ओम्स लॉ लगाओ, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय R। आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे जो रमेश करंट पूछा है IRMS, हम मस्ती में बोलते हैं रमेश, तो यहाँ पे कंपलसरी भी वोल्टेज की वैल्यू RMS ही होनी चाहिए, गलती से भी मैक्सिमम मत ले लेना। कई बच्चे जल्दबाजी में VM मिल गया, यहाँ पे VM लिखोगे तो वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे रमेश भाई बैठे हैं तो बाजू में रमेश भाई की बीबी होनी चाहिए, दूसरी की बीबी नहीं चलती, है ना। ओके चलो, तो आनंद से बच्चों एंजॉय करते करते न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। VRMS की वैल्यू यहाँ पे 220 और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पे हमको मिली थी, कितनी मिली थी, 484। IRMS इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 484, ठीक है। तो 0.455 और पीछे यस, बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो यूनिट, करंट का यूनिट एम्पियर, यहाँ पे वोल्टेज ढूंढा तो उसका यूनिट वोल्ट, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो ये आंसर कंपलसरी लिखो, और जो बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आंसर को आपको ब्रैकेट में डाल देना है। ओके चलो, तो एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल हमारे सामने है, इंडक्टिव सर्किट का है, तो देखते हैं। प्योर इंडक्टिव, हाँ प्योर इंडक्टर बोला है, चलो तो इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर की वैल्यू दे दी 25 मिली हेनरी, तो L इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी का आप मिली में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कनेक्टेड ऑफ सोर्स, सोर्स वोल्टेज बोल दिया VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू, मैंने बोला था ना जब भी नॉर्मल वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट, मतलब वोल्टेज में कुछ भी नहीं लिखा है तो रमेश वोल्टेज कंसीडर कर लेने का। रमेश बोले तो ये तो मस्ती कर रहे हैं, VRMS लेना है। ओके तो 220 वोल्ट। इंडक्टिव रिएक्टेंस, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, मैंने बोला था ना पहचानना भी आना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज कॉल्ड XL। RMS करंट, तो करंट का I और रमेश भाई का नीचे थोड़ा लिखेंगे IRMS ढूंढना है। तो पहले तो एग्जाम में डेटा देख लो क्या ढूंढना है, वो भी लिख लो यहाँ पे गिवन डेटा के तौर पे, उसके आराम से फॉर्मूला रखो, ठीक है। कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट रखने से भी आंसर नहीं आते, तो क्या क्या ढूंढना है वो भी सब कुछ देख के आगे बढ़ते जाना है। ओके, और फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, यहाँ पे बोला है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो XL ढूंढना है, तो XL इज इक्वल टू लिखेंगे 2πfl, है ना, सिंपल फॉर्मूला है ना 2πfl। अभी देखो क्या है इस न्यूमेरिकल के अंदर, ऐसे न्यूमेरिकल MCQ के तौर पे भी बहुत बार आते हैं, ओनली फॉर्मूला याद रखना होता है ना इस चैप्टर में। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और L की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। कैल्शियम में आप करोगे बच्चों तो उसका जो आंसर आएगा हमारा XL का जो आंसर आएगा 7.85, और पीछे यूनिट लिखना भूलना नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई 25 और उसको 10⁻³ को पॉइंट कट करो, ठीक है। तो आंसर हमारे हाथ में क्या आता है 7.85 हो। तो कैल्सी तो अच्छे से वर्क डन तो कर लोगे ना आप, कैल्सी को तो यूज़ करना आई थिंक सो सबको अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। चलो एक्सेल मिल गया। उसके बाद यहाँ पे IRMS लाना है। तो सिंपल है बच्चों, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे इंडक्टर दिया है ना, मतलब इस सर्किट को हम बोल सकते हैं इंडक्टिव सर्किट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव सर्किट एक्सेल की बात हुई। चलो आगे बढ़े, IRMS लाना है। तो IRMS आप जल्दबाजी में क्या करोगे, ओम्स लो करते करते यहाँ पे डिनोमीटर में R लिख लोगे अरे नहीं रे, ये एक्सेल है बाबू, तो एक्सेल है, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट है। तो यहाँ पे डिनोमीटर में क्या लिखना है, तो लिखना है एक्सेल, ठीक है। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू कितना है 220, एक्सेल की वैल्यू 7.85। तो IRMS डिवाइड करो, यूनिट लिखो पीछे। तो IRMS का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है 28 एम्पियर, यूनिट लिखना भूलना नहीं है, 28 एम्पियर यही आंसर रहेगा हमारा। और जो भी आंसर लिख रहे हो, बोर्ड में लिख रहे हो, तो अच्छे से ब्रैकेट में लिखो, अच्छे वे से लिखो, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल में आई थिंक सो आप फुल मार्क लेके आ सकते हो। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का खत्म हुआ। चलो अभी थर्ड नंबर का हमारा न्यूमेरिकल आ रहा है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो कैपेसिटर का है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं उसके पहले डेटा लिख लेते हैं। तो लैम्प इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ कैपेसिटर, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर DC एंड AC कनेक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, MCQ में भी आ सकता है और कई बार इस कंसेप्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है और शायद आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले तो ऐसा बोला है कि कैपेसिटर को एक लैम्प को कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार यहाँ से हम DC सप्लाई देंगे और एक बार यही लैम्प यही कैपेसिटर, ठीक है, लैम्प और यही कैपेसिटर को बाहर से AC सप्लाई देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो भी बोल रहे कनेक्ट कर रहे, तो आप क्या प्रिडिक्ट क्या करना चाहोगे। और उसके बाद वो बोल रहे व्हाट हैपन्स इन ईच केस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मतलब C की वैल्यू आप कम कर रहे हो तो लाइट की ब्राइटनेस में कुछ ज़्यादा कम क्या होगा वो आप कवर देखो। तो बच्चों DC सप्लाई को बाहर से जैसे कनेक्ट करोगे तो पहले तो सपोज ये कैपेसिटर जो है वो पूरा मैं बोल सकता हूँ कि उसके ऊपर चार्ज एम्प्टी है, ठीक है। तो बाहर से DC वोल्टेज दिया तो एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी साइड से एक नेगेटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 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 चार्जिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर जब भी फुल चार्ज हो जाएगा तो बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब उसके बाद करंट आगे जा पाएगा नहीं। तो जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, तब तक ये लैम्प ब्लो रहेगा और उसके बाद जब भी फुल चार्ज हो जाएगा तो मतलब यहाँ से पूरा चार्ज हुआ है बैटरी, मतलब समझ रहे हो ना, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है तो करंट मतलब एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट को आगे पास होने देगा नहीं, करंट आगे पास होगा नहीं, ओके। और उसके बाद अभी जब यहाँ पे बोला कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो आपकी लैम्प की जो ब्राइटनेस और जो डार्कनेस होगी उसमें कुछ गड़बड़ होगी नहीं बच्चों। यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी ना तो ब्राइटनेस सेम ही रहेगी, ब्राइटनेस है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलो अभी AC में देखते हैं। तो यहाँ पे बाहर से AC सप्लाई दिया है, AC सप्लाई दिया अल्टरनेटिंग करंट, तो सिंपल है कैपेसिटिव का XC यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो XC का सबको फॉर्मूला मालूम है कि XC इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। अभी बच्चों सिंपल बात है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे बोला है कि रिड्यूस कर रहे हैं तो XC कम हो रहा है, तो बच्चों सिंपल है C कम हो रहा है ना, कैपेसिटेंस कम हो रहा है तो XC बढ़ेगा। XC मतलब मैंने बोला था कि भाई कैपेसिटिव सर्किट के अंदर बिहेव एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली करंट का ऑपोज करता है ना,
तो करंट यहाँ पे सिंपल एक्सी बढ़ेगा, तो करंट की वैल्यू एक्सी मतलब बढ़ा, तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, मतलब इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूँ करंट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो सिंपल है कि बल्ब की यहाँ पे जो ब्राइटनेस है सेम रही थी, यहाँ पे जैसे जैसे एक्सी बढ़ता जाएगा ना, एक्सी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो बल्ब है ना हमारा, तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस वो यहाँ पे लेस होती जाएगी। क्या होती जाएगी? लेस होती जाएगी। इसको अच्छे से समझ लेना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है इस कंसेप्ट का, यहाँ पे इस कंसेप्ट को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको सबको ध्यान से समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस से ही हमने इसको प्रूव कर दिया है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से। अभी थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम्पल आते जाएंगे। ओके चलो, यहाँ पे बोला 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ, तो कैपेसिटर की वैल्यू बोल दी है, तो कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶, इसको कन्वर्ट भी कंपलसरी करना रहेगा, हाँ वो ध्यान रखना है। माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, मिली है तो 10⁻⁻3, नैनो है तो 10⁻⁹, वो सब कन्वर्जन आपके दिमाग में सेट ही हो गए। ओके 220 वोल्ट दे दिया, चलो बोलो इसको मैक्सिमम वोल्टेज बोलेगे कि रमेश वोल्टेज बोलेगे? मैंने बोला था ना, यहाँ पे जब भी कुछ भी डिनोशन नहीं दिया है ना, तो उसको रमेश वोल्टेज ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे रमेश, और हमारे घर पे बेसिकली 220 वोल्ट ही आता है, और हमारे घर पे जो वोल्टेज होता है बेसिकली जो दो टर्मिनल के बीच में आता है वो रमेश वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर, मस्ती में बोलते हैं रमेश, आरएमएस, ठीक है। ओके तो वीआरएमएस की वैल्यू यहाँ पे है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज। ओके फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी ढूंढना है, ठीक है। चलो क्या क्या ढूंढना है वो पहले देख लेते। करंट, और उसमें भी बोला है कि भाई आप IRMS लेके आओ, ठीक है। उसके बाद आप पीक करंट भी लेके आओ, IM भी ढूंढना है, ठीक है। चलो उसके बाद एक कंसेप्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले जितना जितना पूछा है उसका यहाँ पे आराम से यूनिट के साथ आंसर लाना है। मैं बोला यूनिट के साथ, मतलब इसका कुछ रीज़न होगा। एग्ज़ाम में आप यूनिट नहीं लिखते हो पीछे, ठीक है ना, बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके मार्क भी रिड्यूस हो जाते हैं, 1/2 मार्क कट कर लेते हैं। यूनिट का अपना इंपॉर्टेंस होता है, और ऐसा नहीं है कि आपको यूनिट नहीं आते, जल्दबाजी में यूनिट लिखना भूल जाते हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एक एक मार्क की अपनी वैल्यू होती है, 1 मार्क से आपके हाथ में से अच्छी कॉलेज की सीट भी आपके हाथ से फिसल सकती है। चलो तो यहाँ पे एक्सी यहाँ पे ढूंढना है, तो एक्सी इज इक्वल टू, पहले तो एक्सी ढूंढना है, IRMS ढूंढना है और IM ढूंढना है। तो एक्सी का फॉर्मूला 1/ωc, ओमेगा मतलब 2πf, ओमेगा बोले तो 2πfc, तो 2 की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, कैपेसिटर की वैल्यू 50 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। बस सिंपल है, 1/2 / 3.14 / 50 करो, जो भी आंसर आ रहा है 10⁻⁻⁶ पावर को ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। और उसको जो आंसर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, पॉइंट काटो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा, वो जो एक्सी का आंसर रहेगा, तो एक्सी का यहाँ पे जो आंसर है इतना 212 ओहम, ठीक है, वो आना चाहिए। आ रहा है, देखो तो आ जाएगा, है ना। ओके चलो गुड। और मैंने बोला ना बोर्ड के अंदर जो आंसर आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिखो। एक्सी मिल गया। चलो उसके बाद क्या पूछा है? IRMS पूछा है। तो IRMS, रमेश, तो ओम्स लॉ अप्लाई करो, कैपेसिटर का सर्किट का है, तो यहाँ पे रमेश, तो बाजू में वी रमेश ही होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय एक्सी रखना है, ठीक है। तो वी रमेश की वैल्यू 220 वोल्ट, एक्सी की वैल्यू आपने ढूंढे 212, तो आई रमेश इज इक्वल टू 220 / 212।
ठीक है, तो उसका आंसर आप देखोगे तो 1.04 एम्पियर ऐसा आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो IRMS मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है मैक्सिमम करंट, तो IRMS का और मैक्सिमम करंट का रिलेशन है IRMS इज इक्वल टू IM बाई √2। ठीक है, चलो IM चाहिए तो IM को सब्जेक्ट बना दो। IM को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो √2 इंटू IRMS हो गया, तो यहाँ पे 1.414 और ऊपर रमेश करंट मिला चुका है 1.014, तो यहाँ पे IRMS करंट का जो आंसर आएगा यहाँ पे 1.47 एम्पियर ये हमारा करंट रहेगा। ठीक है, 1.47 एम्पियर करंट रहेगा। चलो, ये हमारा हो गया थ्योरी जो डिफाइन करना था वो। उसके बाद यहाँ पे लोग आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको ऊपर थोड़ा लिखेंगे। MCQ में भी बहुत बार एक कंसेप्ट जो है वो MCQ में भी बहुत बार आ चुका है, तो अच्छे से देखना क्या बोल रहे हैं वो। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। फ्रीक्वेंसी को आप डबल कर रहे हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू क्या होगी? डबल होगी, हाफ होगी, क्या होगी वो देखना है। तो पहले रिलेशन के साथ उसका मैचिंग कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन XC के साथ देखें तो XC का 1/2 पाई FC सबको मालूम है, 1/2 पाई FC सबको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अलावा बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f हो गए। अभी ऐसा बोल रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है ना, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा वो क्या होगा? हाफ होगा। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज, फिर से बोल रहा हूँ जरा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट हैपन्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली XC की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। मतलब XC की वैल्यू, मतलब ये डबल हो रही है तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ। तो फर्स्ट रिलेशन रेडी, समझ में आया सबको। और करंट बोला है ना बच्चों, सिंपल है कि जो XC होता है ना वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। अभी वो यहाँ पे हाफ हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो करंट तो बढ़ेगा ना। करंट क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो करंट की वैल्यू, क्योंकि XC कम हो रहा है तो करंट की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा डबल। तो करंट हो जाएगा डबल। ठीक है, क्योंकि XC घट रहा है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इंक्रीज होता है। सिंपल कंसेप्ट है ना। ऐसे ही सेम आप घर पे यहाँ पे जैसे आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट की वैल्यू बोला ना बच्चा, ऐसे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट का रिलेशन भी मैच करना। MCQ के तौर पे भी बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं। फिजिक्स में तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, हमने देखा हुआ है कि भाई बहुत सारे न्यूमेरिकल ही MCQ के तौर पे डिज़ाइन होते हैं और पूरे साल बच्चे फिजिक्स में टेंशन रहता है सर MCQ नहीं आते, MCQ नहीं आते। पर MCQ मतलब बच्चों आपके न्यूमेरिकल क्लियर है। न्यूमेरिकल तभी आएगा जब तक आपका कंटेंट क्लियर नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल जो आपके डन है तो MCQ मोस्ट ऑफली प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा उस न्यूमेरिकल कंटेंट को अच्छे से पढ़ो तो कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। हाँ, क्या कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े कंसेप्ट को थोड़ा हायर प्रायोरिटी पे, थोड़े फॉर्मूला भी अच्छी वे से नए नए फॉर्मूला डिराइव करने होते हैं, पर हो जाता है। कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, न कि फॉर्मूला को रट्टा मारो। चलो आगे बढ़े। देखो ये वापस आपके सामने कंसेप्चुअल MCQ आ रहा है, उसको देखेंगे। यहाँ पे लाइट बल्ब एंड ओपन कॉइल इंडक्टर, मतलब एक कॉइल जो है ओपन कॉइल है, आर कनेक्टेड एन AC सोर्स थ्रू की एज ऑन फिगर। तो बच्चों यहाँ पे पूछा ऐसा है कि थोड़ा नीचे क्रॉपिंग का थोड़ा इश्यू आया है, तो मैं बोल ही देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बाहर से हम एक रोड लेंगे और इसके अंदर एंटर करवाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे ये बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी?
बल्ब की ब्राइटनेस हाई होगी, लेस होगी, कि नो चेंज, कुछ भी चेंज होगा नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे कॉइल मतलब इंडक्टर है, तो मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, तो जो इंडक्टिव सर्किट होगी ना, तो उसका अपना खुद का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो वो करंट का अपोज करने वाला है, मतलब ऑलरेडी जो मिल रहा है वो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला, एक्सेल। अभी इस रोड को अंदर हम एंटर करवाएंगे, तो अभी उसकी ब्राइटनेस में क्या होगा, वो ब्राइटनेस बढ़ेगी, कम होगी, कि नो चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि भाई इंडक्टर के अंदर यहाँ पे आप जो रोड को एंटर करवा रहे हो, तो रोड पहले तो सिंपल होता है, एक आयन मतलब सिंपल होता है कि वो भी एक इंडक्टिव सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। और रोड को इंडक्टर के अंदर से जो पासिंग करंट है उसको पहले तो मैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है, उसके अंदर रोड रख दिया है, तो उसको पहले क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज करेगा, समझ में आ रहा है ना आपको, ध्यान से सुनना। मैग्नेटाइज करेगा तो वो खुद एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अभी एक्सेल के अंदर इसका भी इंडक्टर ऐड हो गया, तो मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ एक्सेल की वैल्यू अभी बढ़ने वाली है। तो मतलब इनडायरेक्टली मतलब इंडक्टिव सर्किट में एक्सेल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, तो एक्सेल बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसके अक्रॉस में इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, मतलब इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये लैम्प का वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में ऐसे डिवाइड हो जाते, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो उसका वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज कम होगा। तो बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज कम होगा तो डेफिनेटली उसकी जो ब्राइटनेस है वो लेस हो जाएगी। उसकी ब्राइटनेस बच्चों क्या हो जाएगी, लेस। फिर से बोल रहा हूँ, कोर को अंदर आपने एंटर करवाया, तो उसके रीजन से वो मैग्नेटाइज हुआ, तो उसके रीजन से ऑलरेडी इंडक्टर का कॉइल का तो अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस था, एक कोर का भी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐड हो गया, तो डेफिनेटली इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा तो उससे बाजू वाला बल्ब का वोल्टेज क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो वोल्टेज कम हुआ तो उसके रीजन से जो बाजू में जो बल्ब रखा है, ये बल्ब वोल्टेज उसको कम मिल रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस भी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो अच्छे से उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल धीरे धीरे हमारे सामने आते जाएंगे। अभी थोड़े लंबे न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो अच्छे वे से स्माइल करते करते पढ़ते रहना है। ठीक है, बीच में आप थोड़े बोर हो रहे हो तो वीडियो को पॉज करके पानी बानी पी लो। ठीक है, और उसके बाद वापस कहीं जाना नहीं है, वीडियो देखते ही रहना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आज खत्म हो गया, जब तक आपके कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको यहाँ से मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो वो जगह से हिलना नहीं है। ठीक है, तभी तो अच्छे मार्क आते हैं ना बच्चों, हम भी लगातार बोल ही रहे हैं ना। ठीक है, हाँ चलो, तो एग्जाम्पल खत्म होते एक्सरसाइज पे जाने के बाद बीच में थोड़ा पानी पी लेंगे, पर आगे बढ़ रहे हैं। चलो ओके, यहाँ पे रजिस्टर 200 ओम एंड कैपेसिटर 15 माइक्रोफेराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एक रजिस्टर है, चल थोड़ा कलर वापस वही पहले वाला ला देते हैं तो आपको देखने में कंफर्टनेस रहे। यहाँ पे रजिस्टर और एक कैपेसिटर को बाहर से आपने 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है। सीरीज के अंदर इस दोनों को कनेक्ट किया, बाहर से 220 वोल्ट दे रहे हैं, मतलब VRMS दे रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज आप दे रहे हो। ओके चलो, तो रेजिस्टर और कैपेसिटर जो जो डेटा बोल रहे हैं वो लिखते जाएंगे यहाँ पे। VRMS इज इक्वल टू, अभी VRMS 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दे दी कितनी है, 200 ओम। ठीक है, कैपेसिटर की जो वैल्यू दे दी 15 माइक्रोफेराडे, तो कन्वर्ट करते ही जाना है, साथ में ही कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो पहले बोल दिया उन्होंने, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। चलो, तो इस सर्किट के अंदर हमको करंट ढूंढना है, तो सिंपल है, यहाँ पे VRMS और सिंपल करंट बोला है, मैक्सिमम ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने बोला नहीं है, तो IRMS ढूंढना है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे उसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। चलो पहले IRMS को सॉल्व करना है, जल्दबाजी यहाँ पे करनी नहीं है, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और यहाँ पे सॉरी एक कैपेसिटर दोनों कनेक्टेड। मैं कैपेसिटर बोला होगा, अपन गलती से L लिख लिया था। हाँ, कैपेसिटर का C लिखते हैं जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो आगे बढ़े, तो IRMS ढूंढना है। तो
सिंपल है, एक बार तो पहले ओम्स लॉ लिखेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू यहाँ पे वी आर एम एस बाई यहाँ पे आर और सी दोनों कंबाइंड है तो इम्पीडेंस का जेड लिखना है। क्या लिखना है? जेड। ठीक है, गलती से एक्सी मत लिखना, आर मत लिखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सिंपल, जब कैपेसिटर अकेला है तो एक्सी लिखो, इंडक्टर अकेला है तो एक्सएल लिखो। ठीक है, पर जब 2 या 3 या सीरीज में कनेक्टेड है तो एंट्री होती है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब सबका कॉम्बो पैकेज है। ठीक है, चलो तो जेड को ढूंढे तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। चलो तो एक प्रायोरिटी यहाँ पे वो भी मिल रही है, मतलब न्यूमेरिकल को पीछे से पहले तो क्या ढूंढना है उसका फॉर्मूला लिख लो। यहाँ से हमको मालूम हुआ कि अभी z ढूंढना है, तो z को मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, पर यहाँ तो इंडक्टर है ही नहीं सर, तो एक्सएल की वैल्यू नहीं दी है, तो बेटा उसको क्या कंसीडर करना है? 0। तो अभी हमारा z का फॉर्मूला क्या बन जाता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। r की वैल्यू गिवन है, एक्सी की वैल्यू नहीं दी है, मतलब समझ में आ रहा है, रट्टा नहीं लगा सकते। तो एक्सी ढूंढना है तो आपको c की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, तो एक्सी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पाई एफ सी, तो 1, ठीक है ना, 1, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं दी है बेटा, तो 50 हर्ट्ज कंसीडर, मतलब इंडिया में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो, तो 50 हर्ट्ज कंसीडर करना है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 × 10⁻⁻6 कंसीडर करो। बस अभी तो कैलकुलेशन पार्ट आ गया, सब वैल्यू रख दी। तो आप वैल्यू रखोगे तो जो आपके हाथ में आंसर रहेगा, ठीक है, तो जो एक्सी का यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7.6, ठीक है, यहाँ पे 212.3 ओम इसका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। एक्सी का आंसर 212.3 ओम। ठीक है, तो उसको अंदर आप रखोगे तो 212.3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये कैलकुलेशन वर्क में अभी जो करना चाहूँ तो बहुत लंबा यहाँ पे वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो सिंपल है, यहाँ से आगे बात तो सब बच्चे आंसर लाते ही है। ठीक है, तो Z का आंसर आपको मिलेगा 291.67 ओहम, ये यूनिट हो गया। चलो अभी सब वैल्यू इसको मैं पुट करना है, तो VRMS की वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट और Z की वैल्यू मिली 291.67, तो IRMS इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? तो IRMS इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.7542 एम्पियर। ठीक है, चलो ये रमेश करंट यहाँ पे हमको मिल गया। तो हमारा अभी तो ओनली ए पार्ट खत्म हुआ। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क 3 मार्क में डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या बोला? कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज लाना है। ठीक है, और वो भी रमेश आराम से करेंगे, और कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज लाना है। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज VC, और वो भी रमेश के फॉर्मेट में ही लाना है। चलो तो पहले VIRMS ला देते हैं। चलो ओम्स लॉ सबको मालूम है ना, पर यहाँ पे जरा ध्यान रखना, ओनली रेजिस्टेंस के अक्रॉस का बोला है ना, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, वीर करके याद रखते। ठीक है ना, ओम्स लॉ ही है, वी को सब्जेक्ट बनाया, पर हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस का लाना है, तो मनीष सर ने लिख लिया यहाँ पे R। उसके बाद हमको बोला कैपेसिटर के अक्रॉस का भी वोल्टेज लाना है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस के तौर पे क्या यूज होता है? XC। ठीक है, और ये रमेश और ये रमेश। चलो तो IRMS की वैल्यू क्या है? IRMS 0.7542। एंजॉय करते करते पढ़ाओ, एंजॉय करते करते पढ़ो। 7.57542 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है
चलो 220, तो वी आर एम एस की जो वैल्यू मिलेगी 150 के सराउंडिंग कुछ मिल रहा है। चलो तो 1 वी आर एम एस की जो वैल्यू है बच्चों 160.07। पीछे यूनिट लिखना भूलना नहीं है, सो तो नहीं गए ना, पढ़ते रहना। हाँ, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं हम, ठीक है। बस दुआ में याद रखना 0.754, थोड़े अच्छे मार्क आ जाए तो दुआ में याद रखना। और फिनिक्स के साथ जुड़ने के लिए आपके फ्रेंड्स को बोलना, जो आपके जो नेक्स्ट मतलब जो 10 है आफ्टर मूविंग 11 12 साइंस ईजी बना देता है साइंस को फिनिक्स, ठीक है। तो पढ़ते रहो, देखते रहो। तो वी सी आर एम एस 0. हाँ, और एक्सी की वैल्यू यहाँ पे एक्सी हमने ढूंढा है 212.3, 212.3। चलो तो वी सी रमेश इज इक्वल टू, चलो तो उसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 150.8 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, वोल्ट। साला ये तो गड़बड़ होने वाला है, अभी मजा आएगा। उसके बाद क्या बोला है उसको ध्यान से देखना है, उसको डन करना है। यहाँ से आपने दे दिया रमेश वोल्टेज 220 वोल्ट। अभी मैं यहाँ पे वी आर की वैल्यू आपको 160 मिली, 160 पॉइंट मिला है तो 160 लिखता हूँ, अभी 150 मिली। साला ये तो जुगाड़ जोरदार है। यहाँ पे डाला 100 रुपीज़ और दोनों का सम कर रहे हैं तो 120 निकल रहा है, मतलब 220 वोल्ट गिवन है और इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये पैराडॉक्स को मतलब ये 220 इन दोनों का सम कर रहे हो तो 310 आ रहा है। हाँ, वोल्टेज बढ़ गया है क्या? हाँ, तो यहाँ पे वही पूछा है कि भाई एल्जेब्रिक सम दिस वोल्टेज मोर देन सोर्स वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से बढ़ रहा है क्या? हाँ, बढ़ रहा है। तो यस यस बढ़ रहा है, तो रिजॉल्व दी पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को रिजॉल्व करो। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आपको करंट को रेफरेंस में लो, तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का जुगाड़ लगाना है। और कैपेसिटिव में वोल्टेज, अभी करंट को रेफरेंस लिया है ना, तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज VC ऐसे आएगा, ठीक है। वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे, तो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमको रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर हमने 11 में पढ़ा था, तो उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो क्या लगाना पड़ेगा, वी आर अंडर रूट वी आर स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल मेथड से भी आप देख सकते हो, प्लस आपको जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर और पूरा उसका अंडर रूट निकालो। तो वी आर का 160.07 का होल स्क्वायर प्लस VC का जो आंसर मिल रहा है 150.8 उसका होल स्क्वायर मिल गया। तो फाइनली इसका आंसर 219.8 वोल्ट ऐसा कुछ आएगा आपको। तो उसको आप राउंड ऑफ करें तो 220 वोल्ट, तो कुछ भी बढ़ता नहीं है, इतना ही रहता है, बस लॉजिक सही ढंग से लगा होना चाहिए, ठीक है। बस मैंने लॉजिक भी बता दिया, तो समझ में आया। ये न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया है, बोर्ड में 3 मार्क 4 मार्क में डिज़ाइन भी होता है, ठीक है। चलो तो अच्छे से आपने समझ लिया होगा, आई होप। चलो आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 धीरे धीरे से बढ़िया आया। क्वेश्चन हमारे सामने आते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और अच्छे मार्क लाते जाएंगे, वो आपको बोलना है और लाना भी है, ठीक है। टीचर मेहनत करेगा, समझना आपको है, ठीक है, पढ़ना आपको है। हम तो यहाँ पे फिनिक्स के साथ आप जुड़े हो तो फिनिक्स का आपके साथ ट्रस्ट है, मुकेश ददवानी सर का ट्रस्ट है, हम उसको जाने नहीं दे सकते। यहाँ पे फॉर सर्किट यूज्ड फॉर बहुत बढ़िया है। चलो क्या बोल रहे हैं, फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर implies large power loss in transmission। पहले पढ़ लेते, उसके बाद क्या कहना चाहता है उसको समझते, ठीक है। एक्सप्लेन पावर फैक्टर कैन ऑब्टेन बी इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। एक्सप्लेन बेटा बहुत बड़ा अच्छा सा एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जो कंसेप्चुअल तौर पे है, अच्छे से समझना है कि कहना क्या चाहता है। तो बच्चों जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना,
ट्रांसमिशन लाइन मतलब जो एक इंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन मतलब एक कॉइल ही होती है ना, जो कंडक्टर होता है बिहेव लाइक अ कॉइल, तो उसका खुद का अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। ये प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है ना, इसलिए हम बोलते हैं ना वोल्टेज से करंट जो होता है ना, यहाँ पे मैं लिखूँ, ये वोल्टेज को रेफरेंस में लिया, जो उस वोल्टेज से जो करंट होता है ना, वो यहाँ पे एक्चुअली 90 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट होगी तभी 90 डिग्री होगा, ठीक है, वो थियरी में आपने पढ़ा है। तो वोल्टेज से करंट यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा लेग चलेगा, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 5 एंगल बना। तो जो पावर का फॉर्मूला है ना, VRMS, IRMS और cos फाई, मतलब ये पावर फैक्टर बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये पीछे होने से वोल्टेज का मतलब जो ड्रॉपिंग रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ऐसा बोला उन्होंने। देखो, लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर कम रहेगा तो पावर लॉस, अभी मैंने फॉर्मूला में लिखा था P = VI cos फाई, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो पावर लॉस ज़्यादा रहेगा। तो एक्सप्लेन पावर फैक्टर कैन ऑब्टेन बी इम्प्रूव्ड, मतलब पावर फैक्टर को जो हम इम्प्रूव करें, ठीक है, विथ यूज ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पे पावर लॉस को कैसे हम कम करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, आराम से देखिए। तो बच्चों पहले तो ये आई है, उसके कितने कंपोनेंट हो रहे हैं देखो। तो उसका एक कंपोनेंट होता है आई, यहाँ पे फाई, तो इसके साथ एंगल बन रहा है तो आई cos फाई लिखेंगे। और दूसरा एक कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे आई sin फाई, समझ में आ रहा है। एक कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, आई sin फाई। अभी जो आई sin फाई है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, ये जो है मतलब वोल्टेज और करंट एक सीधी लाइन में होने चाहिए, मतलब पावर फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला ओनली V × I हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आई cos फाई और वोल्टेज इन सेम लाइन में है, पर ये sin फाई के कंपोनेंट को हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट। तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये वोल्टेज से करंट पीछे है, तो कौन सा डिवाइस है उसमें वोल्टेज से करंट आगे होता है। आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा पढ़ा है ना, सपोज यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हमने बांध दिया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ से स्ट्रेचिंग किया, तो ये इस साइड मतलब बेंड हो रहा है, तो उसको मतलब वहाँ से बेंड नहीं होना है ना, तो उसको पीछे से एक रस्सी लगा, मतलब इतना जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है इतना उसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब इस कंपोनेंट को मेरे को निगलेक्ट करने के लिए सिंपल है, वो जो लाइन होगी ना, मतलब मैं ऐसा बताऊँ ना कि जो लाइन है ये ट्रांसमिशन लाइन, ऐसा आपने देखा होगा ना, तो ये ट्रांसमिशन लाइन, तो उसके पैरेलल में इसका इंडक्टिव है वो आई sin फाई है, तो उसको कंपोनसेट करने के लिए उसके पैरेलल में मेरे को कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो कैपेसिटर का बिहेवियर सबको मालूम है, कैपेसिटर में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे चलता है, ठीक है। तो इतनी ही वैल्यू वाला मैं कैपेसिटर एक डिज़ाइन करूँ और ये आगे लगाऊँ, तो यहाँ पे आई sin फाई है, तो उसका यहाँ पे कैपेसिटर इतनी ही वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ, मतलब उसको मैं आई डैश बोलता हूँ, तो उसको निगलेक्ट करेगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो अभी रिजल्टन क्या मिलेगा, आई cos फाई मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो आई cos फाई मिला, तो वोल्टेज और करंट इन सेम डायरेक्शन, cos फाई पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, तो लॉस कम हो जाएगा। तो जो समझ में नहीं आ रहा है वापस उसको रिवाइंड करके दिखो, मैंने सब कंसेप्ट यहाँ पे बोल दिए, ठीक है, उसको अच्छे से समझना है, थियरिटिकल टाइप है, जो बोला है उसको अच्छे वे से नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था हमारे सामने। तो ये हमारा 7.7 खत्म हुआ। चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7.8। यहाँ पे असाइंड स्टूडियल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज बोला, जो भाई वोल्टेज को पीक बोला है ना, इस बार बोला, अभी तक वोल्टेज 220 बोल देते थे तो हम VRMS लिख लेते थे, तो मैक्सिमम वोल्टेज 283 वोल्ट बोला। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको 50 हर्ट्ज बोल दिया है। अप्लाई टू अ सीरीज LCR सर्किट, बच्चों LCR आएगा, LCR सर्किट है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस आने वाला है, वो भी ध्यान रखना है, इम्पीडेंस Z यूज होगा, है ना। आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो R की वैल्यू 3 ओम,
ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे 25.48 मिली हेनरी, तो मिली 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी हो गया। ठीक है, चलो तो कन्वर्ट करते ही जाना है। सी की वैल्यू 796 माइक्रोफेराड है, तो 796, ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻6 फेराड हो गया। चलो तो पहले क्या बोलते हैं, Z ढूंढना है, द इम्पीडेंस ऑफ दी सर्किट, Z ढूंढना है। ओके, आराम से मिल जाएगा। चलो मैं पहले तो Z का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ और क्या ढूंढना है वो सब कुछ लिखना है यहाँ पे। तो Z का जो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा थोड़ा नीचे से लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या ढूंढना है वो मालूम होना चाहिए। उसकी स्पेस भी छोड़ देते हैं बीच में। √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इस Z की बात हो गई। अभी चलो हमारे पास क्या है, R है, XC और XL लाना है। चलो तो XC इज इक्वल टू 1/2πfc हो जाएगा। ठीक है, तो 2πfc तो 1 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50, और C की वैल्यू 796 इंटू 10⁻6 हो गया बच्चों। चलो तो 796, अभी इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो XC की जो आंसर आ रहा है सबको मालूम भी होगा, 4 ओम आएगा, और आपका कैलकुलेटर वर्क करने से आंसर आ गया होगा, आई होप सो। चलो तो XC का आंसर मिल गया। अभी XL भी लाना है, तो XL तो 2πfl, फॉर्मूला मैंने बोला था ना याद रख के बैठना है, बस फॉर्मूला रखते जाओ, आंसर लाते जाओ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों कितना है 50, इंडक्टर की वैल्यू कितना है 25.48 इंटू 10⁻³ हो गया। चलो तो फाइनली XL की जो वैल्यू है वो 8 ओम है, कितना है 8 ओम। चलो तो Z इज इक्वल टू R की वैल्यू 3 का स्क्वायर, XC की वैल्यू कितना है, XC की वैल्यू 4 माइनस 8, तो Z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये -4 का स्क्वायर तो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, तो 16, Z इज इक्वल टू √25, तो Z इज इक्वल टू बच्चों आंसर आया 5। पीछे यूनिट लिखना भूलना नहीं है। कितना ओम आ गया 5 ओम आ गया। कितना आ गया 5 ओम। चलो एक खत्म। चलो 4 पार्ट ढूंढने के लिए बोला है, तो बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि 4 मार्क का न्यूमेरिकल होता है, 4 पार्ट है, एक सही 1 मार्क, दूसरा सही दूसरा मार्क, तो ऐसे आंसर हो सकता है। चलो Z हो गया। उसके बाद बोला फेज डिफरेंस बिटवीन दी वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट। फेज डिफरेंस मैंने आगे ही फॉर्मूला लिखा था, फेज डिफरेंस आपको बच्चा ढूंढना है। तो फेज डिफरेंस बोले तो tan 5 का फॉर्मूला XC माइनस XL बाय R, तो फेज डिफरेंस इट इज डिनोटेड बाय 5, तो tan इस साइड जाएगा, तो tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। चलो वैल्यू रखो, तो 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलो XC की वैल्यू क्या मिली, XC की जो वैल्यू थी वो 4 मिली, और XL की वैल्यू 8 मिली, तो 4 माइनस 8, और R की वैल्यू बच्चा कितना, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3 हो गया। ठीक है, तो -4/3 मतलब आप कैलसी वर्क करोगे तो 1.33 ऐसा कुछ आएगा, और उसका आप टेंजेंट निकालोगे, आप लॉग टेबल से आपको मालूम है कैसा देखना है, तो -5.31 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो ये हमारा बी पार्ट खत्म हो गया। ए पार्ट ये हमारा था, बी पार्ट भी खत्म हुआ। अभी सी में क्या बोल रहे हैं देखो, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। बहुत सारे बच्चे का आंसर सी के अंदर गलत होता है, सब लोग ध्यान से देखना इस पार्ट को। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड बोला है ना बच्चा, मतलब पावर लॉस। पावर लॉस में बेसिकली जो फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है ना, वो I² R वाला फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे Z मत लिखना, क्योंकि पावर लॉस सिंपल I² R। ठीक है,
पावर है तो मैंने बोला ही है कि भाई बेसिक रमेश ही आता है यहाँ पे। अभी हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है पर करंट की वैल्यू गिवन नहीं, और उसमें भी कंपलसरी रमेश करंट ही चाहिए क्योंकि पावर में रमेश ही यूज होता है, वो दिमाग में सेट कर दो, ठीक है। मैक्सिमम करंट मत डाल देना। अभी हमको IRMS ढूंढना है। हमारे पास जो डेटा है वो VM का है तो उससे हम IM ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। चलो रमेश का फॉर्मूला लाना है तो IM/√2 हो गए। चलो तो अभी सिंपल है, ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है। तो IM की जगह आप क्या लिखोगे, VM। गलती से R मत लिखना पब्लिक, ठीक है। गलती से R मत लिख लेना। यहाँ पे तीनों यार है ना, L है, C है, R है, तो क्या आएगा सबको मालूम है ना। बहुत सारे बच्चे R लिखते हैं तो थोड़ी मिस्टेक आपको, मतलब रॉन्ग आंसर आपका आएगा, मिस्टेक नहीं करनी है। VM/Z बस वैल्यू डालो, आंसर आ गया आपका। VM की वैल्यू मतलब सिंपल, मैंने IM की जगह VM/Z लिखा, √2 अपनी जगह पे ही है। तो VM की वैल्यू VM, तो VM की वैल्यू 283। Z की वैल्यू देखो, Z हमने ढूंढा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1.414। तो IRMS की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, IRMS की जो वैल्यू आ रही है 40.28 एम्पियर। क्या गलती होगी आपकी, यहाँ पे आप R लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे Z, गलत नहीं। पावर डिसिपेटेड बोला है, पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, I²R है, ठीक है। तो R ही लिखो। यहाँ पे सिंपल है, ओम्स लॉ लगाया अपन। ओम्स लॉ में अभी तीनों यार साथ में है तो क्या लगाना है, Z लगाना है, दैट्स ऑल। तो पावर, चल मेरे यार 40.28 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, तो 3 हो गया। तो पावर का आंसर आएगा 4800 वाट, है ना। देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा, ठीक है। चलो सी आंसर 4800। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, द पावर फैक्टर। तो अभी D पावर फैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय cos⁵। फॉर्मूला लिखा था ना, देख लेना आगे रिवाइंड करके। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, ठीक है। R की वैल्यू 3 है, Z की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो डिवाइड करोगे 0.6। गलती से 5 को सब्जेक्ट मत बनाना। पावर फैक्टर खुद cos⁵ से डिनोट होता है। ओ सर इसमें यूनिट लिखना है, अरे पप्पू सॉरी ऐसा तो नहीं बोल सकते स्टूडेंट, सॉरी cos⁵ 0.6। जो गलती करोगे तो पप्पू, ठीक है, और सही आंसर लाओगे तो ओके ग्रेट स्टूडेंट 0.6। ओके चलो आगे 7.9, मतलब उसके बाद हमारे एग्जाम्पलर खत्म हो गए और एक कंसेप्चुअल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है। बीच में पोज करके चाय पानी जो करना है वो कर लेना, वापस बैठ जाना है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आज नहीं आते तब तक खड़े होना नहीं है, है ना। हम भी एफर्ट तो डाल ही रहे हैं ना, हाँ। अच्छा, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरिड। ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ऐसा बोल रहे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर। ओके, तो रेजोनेंस हो रहा है उस टाइम की आपको फ्रीक्वेंसी लानी है। तो मैंने आगे फॉर्मूला लिखा था ना बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0, उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, ठीक है। जो पहले बी पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले जो बोला है वो पहले ख़त्म करते हैं। तो 1 2 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। कैलकुलेटर अच्छे से यहाँ पे यूज़, कंसेप्ट के साथ, मैथ्स में कुछ गड़बड़ मत करना। L की वैल्यू 25.48 और 796, 25.48 इंटू 10⁻³ इंटू 796 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। चलो इतना वैल्यू हो गया। तो बस कैलसी वर्क करो, गड़बड़ मत करना √ निकालने में, ठीक है। तो फाइनली इसका जो आंसर आपके सामने रहेगा
वो फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आपके सामने रहेगा वो ओमेगा नॉट के तरीके यहाँ पे लाए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है तो बच्चे आपको 2 पाई नहीं करना है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC और ओमेगा नॉट तो बस सिंपल है, एल और सी की वैल्यू डालो तो ओमेगा नॉट उसका जो आंसर आ रहा है 221.1। और पब्लिक, मेरे फ्रेंड, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट मालूम होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड, उसको ब्रैकेट में डाल दो। चलो ये खत्म, अभी बी की बारी। कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एंड द रेजोनेंट कंडीशन। बहुत सारे एक लाइन में पूछ दिया है ना, बहुत सारा पूछ दिया सर, अभी हो जाएगा ना, आराम से है ना। चलो मैं हूं ना, क्या डरने का, ठीक है। चलो कैलकुलेट द इम्पीडेंस। अरे इम्पीडेंस तो फॉर्मूला मत लगाओ बच्चों, क्या बोला है, रेजोनेंस बोला है। तो रेजोनेंस में Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R। तो Z और R की वैल्यू सेम है, तो आगे डेटा से ही लेना है। तो आगे के डेटा में R की वैल्यू कितना था, 3 ओम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 3 ओम, तो यहाँ पे Z बोलो R बोलो 3 ओम हो गए। चलो ख़त्म। करंट, चलो तो यहाँ पे करंट लाना है, IRMS इज इक्वल टू, सिंपल है, VRMS, तीनों यार यहाँ पे है तो Z लिखोगे, पर यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो VRMS की वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास वो आगे के डेटा से ही हमको लेना है, ठीक है। तो VRMS की वैल्यू 220, ठीक है, और उसके डिवाइड बाई 3, तो 220 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आगे से डेटा से लेना है, ऐसा बोला है उन्होंने। तो वो देख के आप VRMS ऑलरेडी हमने आगे ढूंढा है, वो सर नहीं उसमें तो मैक्सिमम दिया था ना, तो बेटा लिखना VM ढूंढना है ना, आपको VM ढूंढना है ना, दिख रहा हूँ मैं, ओके। सर आप बोर्ड के उस पर साइड चल के आपका हाथ ही दिख रहा है, अरे मेरे को देख के क्या करोगे, है आपको देखना क्या है, बोर्ड को देखना है ना, ठीक है। चलो तो VM इज इक्वल टू VRMS इंटू √2। मैं दिखूंगा तो बोर्ड नहीं दिखेगा, साला हाइट भी इतना है, बॉडी भी इतना अच्छा खासा मेंटेन किया है, तो आधा तो बोर्ड में ही खुद रोक के खड़ा हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए निकल रहा हूँ ना, दिखा आपको फॉर्मूला। चलो तो VM, तो इसमें आंसर आपको VRMS लाना है ना, तो VRMS को सब्जेक्ट बना के रखना, तो VRMS इज इक्वल टू VM बाई √2। तो 220 आंसर आपको मिल जाएगा, और उसको आप डिवाइड करोगे तो फाइनली जो गिवन आंसर है 6.7 एम्पियर आंसर आपका रहेगा। चलो एंड द पावर डिसिपेटेड पूछा, Z मिल गया, I मिल गया। पावर डिसिपेटेड मतलब I² R, डिसिपेटेड पावर में यही फॉर्मूला I² R, बट मैंने बोला था ना ये रमेश लेना है, ठीक है। और इसमें cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो RMS की वैल्यू 6.7 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी वो 3 ही है, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा वो उसके पावर के साथ आप कैलकुलेट, बहुत थोड़ा लंबा आएगा, पॉइंट काट के देखोगे तो 13.35 इंटू 10⁻³ वॉट आएगा, और किलो वोल्ट में कन्वर्ट करो तो 13.35 एक किलो वोल्ट हो गया, ठीक है। चलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, वॉट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़े, तो 7.10 बहुत बढ़िया अच्छा से कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है। तो क्या बोला, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर, है ना, मेटल डिटेक्टर में से ऐसे करके जाना होता है ना, ओके। तो वो जा रहा है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजन, सी एंड ही, सी भी हो सकती है, ही भी हो सकता है, इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, बंदूक लेके जा रहे हैं। द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड, टून 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 बोल रहा है, तो वो कैसे बोलता है, वो प्रिंसिपल आप बताओ। तो बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली कैसी सर्किट होती है वो मैं बता देता हूँ। मेटल डिटेक्टर है, कोई बंदा यहाँ पे मैंने दिखा दिया, उसके हाथ के अंदर ऐसे घन है, ठीक है, खंजाप,
तो ये टू 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 बोलने लगता है भाई। तो बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस का कंसेप्ट होता है। पहले तो कोई पर्सन यहाँ पे अंदर नहीं होता है, ठीक है। तब इसका कैपेसिटेंस, क्योंकि बीच में एयर मीडियम होता है, ठीक है, और इसके सर्किट के अंदर एक इंडक्टिव सर्किट होती है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। और उसके रीज़न से जो डिटेक्टर करंट की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, मतलब वो एक डिज़ायरिंग करंट नहीं होता, इसलिए अलार्म बजता नहीं है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि रेजोनेंस होता है जब कोई होता नहीं है तब। अभी वो आदमी सिंपल है कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली अंदर मीडियम एंटर हुआ और मेटल है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू में यहाँ पे चेंज आएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी नहीं रहेगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी तो डेफिनेटली अलार्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट था, मतलब कोई नहीं है तो रेजोनेंस होता है एक्सएल और एक्सी, कोई जा रहा है तो डेफिनेटली सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम नहीं रहती, इसलिए करंट की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है उसलिए डिजायरिंग करंट सर्किट को मिलता है, उसलिए अलार्म ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से पढ़ो। देखो मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ओके प्यारे दोस्तों, वापस अब हमारे एग्जाम्पल सब सॉल्व हो गए, सबको क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है, आई होप सो, ठीक है। तो आगे बढ़े, अभी स्टार्ट करते एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल 7.1। तो स्टार्ट कर रहे, तो पहले तो जो बोला है वो 100 ओम का रेजिस्टेंस, ओनली रजिस्टर सर्किट है, 100 ओम, ठीक है। 220 वोल्ट ओनली वोल्टेज दिया है, रमेश वोल्टेज है, 220 वोल्ट हो गया, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। चलो तो क्या बोला बच्चों, देखो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आरएमएस ढूंढना है, तो सिंपल है, ओम्स लॉ लगाओ, रेजिस्टेंस सर्किट है, ओनली रेजिस्टेंस है तो डिनोमीटर में आएगा, ठीक है। तो वी आरएमएस 220 डिवाइड बाई आर 100, ठीक है, तो कितना आया 2.2 एम्पियर। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, मैं हर एक न्यूमेरिकल के मैं यहाँ पे भार दे के बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, यूनिट कंपलसरी लिखना है, ठीक है। चलो बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल, ठीक है। नेट पावर, तो पावर में सिंपल है V इंटू आई, मैंने बोला है ना पावर में रमेश ही होता है, वोल्टेज की भी वैल्यू रमेश, करंट की वैल्यू भी रमेश। तो वी आर एम एस 220, आई आर एम एस 2.2। तो पावर का जो आंसर बच्चों यहाँ पे रहेगा, पावर का आंसर यहाँ पे रहेगा वो कितना रहेगा, 444, पीछे यूनिट लिखना है वॉट, W, ठीक है। चलो तो ये खत्म हो गया। 7.2 द पीक वोल्टेज बोला है तो VM, ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज। जो भाई वोल्टेज बोलेगे ना पीक होगा तो वो आपको खुद बोलेगे, और नहीं बोला है तो रमेश लेना है। तो वोल्टेज, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, वी आरएमएस ढूंढना है आपको। चलो तो सिंपल, वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या लिखूं, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय √2 हो गया, वी एम 1.414। तो रमेश वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई, चलो कैलसी से देखो तो बच्चों, तो 212.2 वोल्ट ये हमारी रमेश वोल्टेज की वैल्यू आ गई। चलो ये पार्ट मिला। उसके बाद बोला द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रमेश करंट बोला है बच्चों, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई आरएमएस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज अ पीक करंट, IM ढूंढना है बच्चों, एमसीक्यू के लिए न्यूमेरिकल बनाया हुआ है ना,
तो सिंपल है, बहुत बच्चे जल्दबाजी में ऐसा करते हैं। आई एम इज इक्वल टू आई रमेश बाई, वो दिमाग में रट्टा लगा अंडर रूट, बोले पब्लिक गलत है, चेंज कर। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट बनाओ। रमेश से ही स्टार्ट होता है, जो भी स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है वो रमेश से ही होती है ना। आई एम बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो आई एम को सब्जेक्ट बनाओ, तो अंडर रूट 2 इंटू आई आर एम एस हो गए। तो 1.414 आई रमेश की वैल्यू यहाँ पे आई 10 एम्पियर। चलो, तो फाइनली गिवन आंसर है यहाँ पे हमारा 7.2 का 14.14 एम्पियर, ठीक है। कैलसी से आ जाएगा, पीछे एम्पियर लिखना भूलना नहीं है। चलो सेकंड क्लियर। अभी थर्ड आया। अभी देखो 44 मिली हेनरी इंडक्टर सर्किट, तो इंडक्टर सर्किट है, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ चलो, अभी मैं बताऊंगा क्या ध्यान रखना है। इंडक्टर बोले तो L, 44 मिली हेनरी, तो 44 मिली बोले तो 10⁻³ हेनरी हो गया। वोल्टेज की बात बोले तो रमेश वोल्टेज सिंपल है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। सर ने बहुत बार बोल दिया मैंने वीडियो के अंदर कि जब भी आपको वैल्यू नहीं दी है तो रमेश ही लेना है, रमेश ही लेना है। ओके चलो, तो VRMS हो गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, करंट और रमेश करंट ढूंढना है। सिंपल फॉर्मूला, आई रमेश इज इक्वल टू वी रमेश। आप जल्दबाजी में लिखोगे आर लिखोगे, अरे नहीं रे, मैंने बोला था ना तेरे को इंडक्टिव सर्किट है तो क्या आएगा एक्सएल, पर हमारे पास एक्सएल अभी नहीं है, तो ढूंढो ना 2πfl, तो 3.14। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और इंडक्टर की वैल्यू 44 इंटू 10⁻³ हो गया। चलो, तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे जो लिखे हम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू जो भी आ रही है, तो इस आंसर को, जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखोगे आप, तो VRMS बाय एक्सएल करोगे 1.3 के, मतलब ये जो हमारा न्यूमेरिकल VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट। यहाँ पे एक्सएल का आंसर जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे रखो, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IRMS की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 15.9 एम्पियर आएगा। पर ध्यान क्या रखना है, एक्सएल, बस सिंपल है, मैंने डेटा लिख लिया। जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे डिनोमीटर में डाल दो, तो डिवाइड करो, तो वो हमारा आंसर रहेगा IRMS। और पीछे यूनिट लिखना भूलना नहीं है, मैं हर एक न्यूमेरिकल में बोलता जाऊंगा। तो आई थिंक सो आप एग्जाम में जब भी लिखोगे तो आपके दिमाग में हैमर होगा, हाँ सर कुछ बोल रहे थे, यूनिट भूलना नहीं है। चलो, अभी कैपेसिटर सर्किट आ रही है, तो XC की वैल्यू दे दी। XC की वैल्यू 60 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁻6 फैराड है। याद भी रखना है कौन सी सर्किट है बच्चा, कौन सी सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट, कनेक्टेड 110 वोल्ट। तो सिंपल है, मैंने बोला है, कुछ भी नहीं बोला है तो रमेश वोल्टेज ले ले। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है ना। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, करंट IRMS ढूंढना है, ठीक है। तो वही आप जल्दबाजी में करोगे क्या, आप जल्दबाजी में लिखोगे R, मतलब पब्लिक कैपेसिटर बोला है ना, तो कैपेसिटर बोले तो XC, XC 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 ढूंढना है 1/2πfc, 2π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 60, C की वैल्यू कितनी है C दिया है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे XC लिख लिया था, कैपेसिटर की वैल्यू दी है, C वैल्यू दी है, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो XC की वैल्यू बच्चा यहाँ पे क्या होगी, तो फाइनली जो XC की वैल्यू जो भी होगी वो आप फॉर्मूला से ढूंढ के लाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे XC की जो वैल्यू यहाँ पे आपको जब मिलेगी उसको यहाँ पे आप पुट करोगे, इसको
यहाँ पे, तो VRMS की वैल्यू और XC की वैल्यू आप रखोगे तो फाइनल जो गिवन आंसर आपका रहने वाला है वो 2.49 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये ख़त्म हुआ। बहुत इजी न्यूमेरिकल थे हमारे। और हाँ, जो भी आंसर लाओ उसके पीछे यूनिट लिखना। XC का यूनिट क्या होता है? ओहम। चलो 7 हो गया। 7.5 पे आगे बढ़े। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आगे की सर्किट 7.3 थी बेटा, वो इंडक्टर बोला था ना, और 7.4 के अंदर कैपेसिटर बोला था ना। ठीक है, तो आप सबको मालूम है ना बेटा, इंडक्टर के अंदर जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसका जो एवरेज पावर होता है ना, एवरेज ऐसे भी लिखे तो उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है ना। तो एक्सेल की वैल्यू, इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर 0 होता है, एवरेज पावर। हाँ चलो, तो एवरेज पावर की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी? 0। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने थ्योरी में ये सब कुछ प्रूव किया हुआ है। इंस्टंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। तो यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है कि कैपेसिटिव सर्किट है, उसके अंदर एवरेज पावर इंडक्टिव है कि कैपेसिटर, बोथ के अंदर यहाँ पे पावर की वैल्यू 0 रहेगी, वो प्रूव किया हुआ है। चलो, चार्ज ऑफ 30 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर, 10⁻⁻6 फैराड है। इज कनेक्टेड 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बोल दिया बच्चा। हाँ, इजी फॉर्मूला है √LC। चलो, L भी है, C भी है, बस वैल्यू डालो, √ निकालो, आंसर आ जाएगा। 30 × 10⁻⁻6, 27 × 10⁻⁻3। तो फाइनली ओमेगा नॉट का जो आंसर आने वाला है यहाँ पे वो आएगा, MCQ में बहुत बार आ चुका है, 1111.1, और उसका जो यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। रेडियन पर सेकेंड यूनिट याद रखना है। यूनिट भूलना नहीं है। चलो, तो रेडियन पर सेकेंड। 7.7 पे आगे बढ़े। बहुत बड़ा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा है। चलो, अ सीरीज LCR सर्किट विथ R इज इक्वल टू 20 ओम, L 1.5 हेनरी, C 35 × 10⁻⁻6 फैराड है, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई। मतलब V वोल्टेज को रमेश 200 वोल्टेज। ठीक है, चलो, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। यहाँ से गड़बड़ स्टार्ट होती है बेटा, रेजोनेंस की डेफिनेशन बोलिए। ठीक है, जब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, ठीक है, तो इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं ना। तो मतलब इससे हमको मालूम हो गया कि यहाँ पे हमको कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पे हमको जो कंसेप्ट है रेजोनेंस का कंसेप्ट रेडी करना है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट पावर? एवरेज पावर बोला ना, एवरेज पावर आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे VRMS बोल दिया है, R दे दिया, L दे दिया, तो क्या क्या पहले से एक बार देख लो। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पे एवरेज पावर बोला बच्चा, ले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा I²R होगा। ठीक है, I²R होगा, समझ में आ रहा है आपको? बस आंसर ही आपको थोड़ा रखना है। तो यहाँ पे I²R, RMS की वैल्यू यहाँ पे हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो IRMS ओम्स लॉ ही लगाना है। VRMS ये न्यूमेरिकल इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि आपको ओम्स लॉ लगाना है, बट डिनोमीटर में क्या लिखना है वो देखना है। ठीक है, और वो भी बोल देता हूँ बेटा, ओम्स लॉ जो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली
अल्टरनेटिंग के अंदर ओनली रेजिस्टेंस के अंदर ही ओम्स लॉ अप्लाई होता है, पर यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, ठीक है, मतलब सिंपल है, इंडक्टर के अंदर एक्सेल वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर के अंदर वो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, एक्सी, वो भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Z, ठीक है। चलो, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो Z की वैल्यू चाहिए, वी आर एम एस तो मेरे पास है, तो Z की वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगी, कैसे मिलेगी, थोड़ा लंबा, यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करने से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम क्या आया, लंबा इसलिए हुआ, पूछा एकदम शॉर्ट में, पर एक्सी और एक्सएल की भी वैल्यू लानी है, ठीक है। तो एक्सी का फॉर्मूला क्या है, अभी सिंपल है, एक बार एक्सी ला दोगे, एक्सएल में बोलता हूँ एक्सएल ढूंढ लो आप, ठीक है। और सर नहीं रहे, जो मैं भी जानबूझ के कर रहा हूँ ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, पर यहाँ पे बच्चा क्या बोला है, मेरी बात सुन, तो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के अंदर दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये ढूंढना नहीं है, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो मैं जो जानबूझ के मैं आगे गलती कर रहा होता तो वो जल्दबाजी में मत कर देना, ठीक है, नहीं तो आंसर वही आएगा, 0 ही आने वाला है, बट थोड़ा टाइम आपका एग्जाम के अंदर वेस्ट होगा। रेजोनेंस बोला है तो Z इज इक्वल टू R, तो बच्चा 20 ओम हो गया, वही हमारा Z। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, और यहाँ पे R भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तो 220 बाई 20 टू 2 तो 11, तो आंसर आया 11 एम्पियर, ठीक है। चलो अभी P लिखो, आई आर एम एस की वैल्यू 11 का स्क्वायर और R की वैल्यू 20, तो पावर की जो वैल्यू है बच्चा यहाँ पे टोटल जो आंसर आ रहा है आई आर एम एस करके यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 2000 वाट, ठीक है। चलो तो ख़त्म हो गया हमारा। और दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ढूंढ सकते हो, P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितना है 20, आई आर एम एस की वैल्यू अरे मैंने गलती, सॉरी 10 10 10, तो जो भी आएगा 10। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका, टोटल आंसर जो आएगा वो 200 वाट, 200 VRMS वोल्टेज, हाँ, तो 200 वाट ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक मिनट थोड़ा जल्दबाजी। Z VRMS की वैल्यू यहाँ पे 200 और Z की वैल्यू 20, मैंने थोड़ा गलत लिखा था, पहले इसके लिए आंसर कितना आया 10 एम्पियर आया, ठीक है, इसलिए 10 आ रहा है, थोड़ा देख लेना, ओके। चलो आगे बढ़े, अभी लास्ट न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ रहा है, सबसे बेहतर सबसे अच्छा हमारा फ्रेंड, बहुत बार बोर्ड में ए न्यूमेरिकल, 4 मार्क में आ चुका है, अच्छे से ध्यान से देखना है सबको, ठीक है। चलो तो ख़त्म करते हैं उसको, क्या क्या बोल रहे हैं वो आराम से देखें, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस। पहले तो आपको जो डेटा दिए वो लिख लेते, ठीक है। L की वैल्यू आपको 5 हेनरी दे दी है, 5 हेनरी। C की वैल्यू जो दे दी वो 80 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे दे दिया। R की जो वैल्यू दे दी वो 40 ओम दे दी, ठीक है। तो आपको पहले तो बेटा क्या बोला है, देखो यहाँ पे आपको डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपको देख लेना है, वो कंडीशन कौन सी है, रेजोनेंस बोलना है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी लाने के लिए बोला है तो आपको एफ नोट ढूंढना पड़ेगा। तो एफ नोट का फॉर्मूला सबको मालूम है, 2π√LC। तो आपको आपके पास L और C की वैल्यू है, तो 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू कितनी हुई 5, C की वैल्यू कितनी हुई 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो एफ नॉट की जो वैल्यू बच्चा यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है आंसर, एफ नॉट का वैल्यू आएगा 7.9
96 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। चलो तो ये खत्म। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो यहाँ पे हमको इम्पीडेंस Z बोला, रेजोनेंस है तो ढूंढने के लिए नहीं जाना है, Z इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखना है, R लिखना है। तो Z इज इक्वल टू R, तो R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू बच्चा कितना है यहाँ पे, R की वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 ओम मिल गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया। चलो आगे बढ़े। C के तौर पे नहीं, अभी उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट भी पूछा है ना बच्चा, तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम करंट लाना है ना। अभी आराम से यहाँ पे आई एम लिखे तो VM बाई Z लिखेंगे, पर यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है ना 230 वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब रमेश वोल्टेज दिया है, थोड़ा ध्यान से। हाँ, तो रमेश वोल्टेज 230 वोल्ट, यहाँ पे लाना क्या है हमको, IM। यहाँ पे M है तो डेफिनेटली यहाँ पे M आएगा। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट है बच्चा, तो आप Z को R लिख सकते हो। हमको यहाँ पे VM को VRMS के फॉर्मेट में लिखना है, तो सबको फॉर्मूला मालूम है, VRMS इज इक्वल टू VM बाई √2 ऐसा होता है। अब VM को सब्जेक्ट बनाओ तो √2 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, VRMS। ठीक है, तो यहाँ पे VM को यहाँ पे आप लिखो तो VM की जगह √2 इंटू आप लिखोगे VRMS डिवाइडेड बाय R। ठीक है, चलो तो बस 1.414 VRMS की वैल्यू कितना बोला है, 230 वोल्ट, 230, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना है, रेजिस्टेंस 40 डिवाइड बाय 40। ठीक है, चलो तो उसका जो फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे 8.13 एम्पियर आएगा, 8.13 एम्पियर। ये बी पार्ट हमारा क्लियर हो गया। चलो उसके बाद अभी यहाँ पे सी में क्या बोला है, ये बहुत बढ़िया है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहले एक बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने बोला है, और बेसिकली सब बच्चों के ज़्यादा आंसर जो रॉन्ग होते हैं ना वो सी पार्ट में ही होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको बाहर से AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, तो हर एक के अक्रॉस के वोल्टेज लेके आओ और वो रमेश के फॉर्मेट में लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है, रमेश। तो VR, ये VC और इसका अक्रॉस का वोल्टेज VR। चलो आर यू रेडी, जो अभी मैं VR लिखता हूँ वो रमेश के फॉर्मेट में लाना है। ओम्स लो मालूम है ना सबको, यहाँ पे रमेश है तो यहाँ पे डेफिनेटली रमेश रहेगा करंट में, और ओनली रेजिस्टेंस है ना बच्चा, अभी रेजिस्टेंस का ही देख रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय R होता है। ठीक है, तो RMS एक कंसेप्ट क्लियर रखो आप, तो न्यूमेरिकल कभी रॉन्ग नहीं होगे। रेजिस्टेंस का ओनली बोला है तो ओनली R, तो IRMS की जो वैल्यू यहाँ पे हमको नीड रहेगी, तो IM तो मिल चुका है ना, तो IRMS इज इक्वल टू IM बाई √2 करोगे आप, तो 8.13 1.414 हो गया। तो 8.13 उसको 1.14 से आप डिवाइड करो तो 5.75 एम्पियर आ रहा है। बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते, जो यहाँ पे भी लिखा है RMS पोटेंशियल ड्रॉप बोला है, तो डेफिनेटली RMS पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब V रमेश ही बोला है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, VR लिखते और यहाँ पे IM की वैल्यू वो आगे वाले B में देख के 8.13 वहाँ पे लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो IRMS की वैल्यू 5.75, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 40 ओम है, तो चलो 40 लिख लिया। तो VRMS टोटल जो आंसर इसका आएगा, ठीक है, इसका V रेजिस्टेंस का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टेंस का 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ठीक है, चलो VR ख़त्म हो गया, अभी VL ढूंढना है, वो रमेश में ही ढूंढना है। तो IRMS और
जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर में आप क्या लिखोगे, एक्सएल, तो वीएल, तो यहाँ पे आरएमएस बोल दिया, आई आरएमएस की वैल्यू 5.75 और एक्सएल की वैल्यू, अभी एक्सएल चाहिए तो एक्सएल ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही होता है, वो आप रट्टा नहीं लगा सकते। एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl होता है, ठीक है। अभी 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50, ठीक है। और एल की जो वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है देखो, तो एल की वैल्यू यहाँ पे 5 हेनरी दिया है, ठीक है, तो 5 हेनरी, तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर यहाँ पे फाइनली, एक ही मिनट में कैलकुलेटर इसके लिए मेरे को भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी। और जो गलती मैंने भी की, जल्दबाजी नहीं, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आगे जो ढूंढी वो कितना ढूंढा है, F0 7.96, गलती में हमको वो पैटर्न होती है ना 50 हर्ट्ज लिखने की, तो 7.96, और इंडक्टर की वैल्यू गलती नहीं करनी है फ्रीक्वेंसी की लिखने के, क्योंकि हमारी पैटर्न होती है, नहीं दिया तो इतना दे दो, अपन आगे हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ढूंढ के आया F0। तो अभी वापस में यहाँ पे 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.96 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो 249.94 ऐसा आ रहा है। और जो एक बात बोल देता हूँ, उसके बाद मेरे को बेटा VC भी ढूंढना पड़ेगा, तो VC के अंदर आई RMS इंटू XC लिखूंगा, तो XC के लिए XC इज इक्वल टू 1/2π, मत 2πfc मत करो, क्योंकि बेटा रेजोनेंट सर्किट है। रेजोनेंट सर्किट में XC और XC कैसा होता है, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो XC का आंसर भी इतना ही आने वाला है, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम में टाइम का भी अपना इन टाइम पेपर खत्म करना होता है। ये न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, बहुत बार 4 मार्क में भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएल की जो वैल्यू है वो 2.49 × 94 है। अभी उसका कैलसी वर्क करो आप, ठीक है। तो जो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा वो फाइनली 1437.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। जितने जितने आंसर आ रहा है इसके ऊपर ब्रैकेट करते जाओ। अभी वैसे ही VC यहाँ पे RMS बोल दिया है, IM की वैल्यू तो 5.75 है, और XC की वैल्यू मैंने बोला ना 1/2πfc मत करो, टाइम सेव करो बच्चा, रेजोनेंस से तो XL और XC सेम होगा, तो 249.94। तो इसका जो आंसर रहेगा VC I RMS का भी इतना ही रहेगा, कितना 1437.5 वोल्ट, जितना ऊपर आ रहा है इतना ही आया। और आपको बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं वो भी देख लेना, वो जल्दबाजी में ऐसा करते बस इतना खत्म, पर उसके आगे बोला है बेटा आपको प्रूव करना है, सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L and C कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब L और C का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, सॉरी इस साइड, हाँ, तो इस साइड VLC का जो आंसर है ना, रेजोनेंट के टाइम पे इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, वो भी शो करो। तो क्या दिक्कत है, VLC का वैल्यू तो VL - VC लिख सकते हो, और आपने आगे जो दोनों का आंसर आया वो सेम ही है। देखो कितना आया, 1437.5 1437.5 माइनस 1437.5, तो VLC का आंसर मिल गया 0। क्या मिल गया, 0। मतलब प्रूव करना था, कर दिया ना। तो बच्चों ये हमारे ऑल चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। आई होप सो कि जो एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल आपके सामने आए, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट वाले आए, डेटा चेंज होके आ सकते हैं, तो आप फोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और फिनिक्स के ऊपर, मुकेश ददवानी के सर के ब्रांच के ऊपर और हमारे ऊपर ये आपका जो भरोसा आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आई होप सो। फाइनली जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।